वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेज के चैनल पे मैं अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग सीडीपी में लगभग सारे टॉपिक पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आ जाते हैं जिसका मतलब नहीं समझ में आता, कुछ चीज़ें रहती हैं जिसके आप अर्थ नहीं निकाल पाते। तो आज हम वही देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य जिसके अर्थ हम कैसे पता करें, और कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों के बारे में कि जिसको तोड़ के कैसे पता करेंगे कि शब्द का आखिर मतलब क्या है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया शब्द आता है और वो नए शब्द आपको कहीं मिलने वाले नहीं हैं। तो हम उन्हीं शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे। तो देखिए, आज के जो पॉइंट है कि सीधी बात कोई टॉपिक नहीं है। आज बात करेंगे हम महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में, जैसे यदि मैं लूं तो एक शब्द होता है स्मरणोपकारी। एक शब्द होता है स्मरणोपकारी। ये पिछले से पिछली बार वाले पेपर में आ चुका है कि एक शब्द कौन सा होता है, स्मरणोपकारी। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए स्मरणोपकारी मतलब कि आपको अब ये शब्द तो पहली बार मिलेंगे और इस शब्द का मतलब आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन स्मरण से आप पता कर सकते हैं। स्मरण मतलब याद रख करना, मतलब ये कोई चीज होगा जिसका मतलब है कि याद करने से रिलेटेड है। तो जब ये क्वेश्चन दिए गए थे तो उसमें ये था कि जैसे कोई नाम का सीरीज होता है, कोई चीजें होती हैं, जब उसको आप उसके पहले अक्षर के साथ एक ट्रिक बना के चीजों को आप याद करते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं। तो चूंकि याद करने से रिलेटेड है तो इस विधि में भी, शब्द में भी क्या है, याद। तो ये कौन सा जगह, स्मरणोपकारी। स्मरणोपकारी पहले कहते किससे वो समझिए। स्मरणोपकारी वह विधि जिसमें लंबे श्रृंखला को संक्षेप में याद करते हैं, संक्षेप में याद करते हैं। जैसे आपने बचपन में एक चीज याद की होगी, इंद्रधनुष के रंग, इंद्रधनुष के रंग का क्रम आपने कैसे याद किया था। बैनी, आ, पी, नाला। बैनी, आ, पी, नाला। बै से हो जाएगा बैगनी, नी से हो जाता है नीला, आ से हो जाता है आसमानी, ह से हो जाता है हरा, पी से हो जाता है पीला, ना से हो जाता है नारंगी, और ला से हो जाता है लाल। तो जब इंद्रधनुषों के रंगों को हम एक ट्रिक के सहायता से याद करते हैं, मतलब हर शब्द का आपने पहला शब्द रखा और इसको याद कर दिया बैनी, आ, पीनाला, और उस सहायता से आपने इंद्रधनुष के रंगों को याद किया। तो पेपर में ऐसे पूछा, जैसे इंद्रधनुष के रंगों को जब हम उसके पहले शब्द के अनुसार, जैसे कि बैनी, आ, पीनाला के रूप में याद करते हैं, तो इस विधि को क्या कहते हैं। तो पकड़ना होता पॉइंट कि चूंकि याद करने की बात कर रहा है, और याद करने की बात, तो जब आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या था, स्मरणोपकारी। तो स्मरण मतलब क्या होता है, याद करना। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, याद करना। तो स्मरणोपकारी मतलब होता है जब किसी लंबे श्रृंखला को आप एक संक्षेप तरीके से क्या करते हैं, याद करने का काम करते हैं, तो होता है स्मरणोपकारी। तो इस चीज को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले शब्द के बारे में समझते हैं। अगला होता है, शब्द है अन्योन शिक्षण। अब अन्योन शिक्षण का क्या मतलब होता है, तो देखिए शब्द से पहले निकालते हैं मतलब। अन्य मतलब होता है दूसरे। अन्य मतलब क्या, दूसरा। मतलब कि आप हैं, साथ में कोई दूसरा है, और दोनों के बैठ के साथ में क्या हो रहा है, शिक्षण। मतलब कि जब आप अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप में बैठते हैं, और ग्रुप में, समूह में बैठ के आप किसी टॉपिक के ऊपर, किसी चीज के ऊपर पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिसे आप ग्रुप स्टडी बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अन्योन शिक्षण। मतलब कि बच्चों को समूह में बांटकर शिक्षण कराना, समूह में बांटकर शिक्षण कराना। देखिए,
जब बच्चों को हम समूह में बांट देते हैं और कोई एक टॉपिक दे देते हैं, या कोई बच्चे हैं जिसमें 2 3 4 बच्चे जो एक ग्रुप में बैठे हो ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो ग्रुप स्टडी को क्या बोलते हैं? अननोन शिक्षण। तो इसे शब्द से ही पकड़ना होगा, ये ऐसे शब्द नहीं है जो आपको पहले से ही पता रहेंगे आप पकड़ लेंगे। ये इसीलिए तो बोला जाता है सीटेट होता है क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड। तो इसलिए आपको शब्दों को पकड़ना ही पड़ेगा। यदि अन्य 2 4 5 बैठ के बात हो रहे हैं, अन्य के द्वारा आपकी शिक्षण हो रही, तो आप ऑप्शन में पकड़ते हैं कि अब ये अन्य शब्द या दूसरा शब्द से रिलेटेड कोई शब्द मिल रहा है कि नहीं ऑप्शन में, और उससे आप ऑप्शन को सही टिक करते हैं। यदि आप सोचेंगे ये चीज हमको पहले से पता रहे और पढ़ ले, तो यह आपको ना बीएड के बुक में मिलने वाली ना बीटीसी के बुक में। आप चूंकि पढ़े भी होंगे तो आप ध्यान देंगे कि इस तरीके के शब्द आपको मिलने वाले नहीं है, या फिर किसी भी आप क्लास को देख लीजिए उसमें वो शब्द नहीं मिलेंगे। जो भी शब्द मिलेंगे ऐसे पुराने शब्द मिलेंगे जो कि पहले से पूछे जा चुके हैं, जिसका मैं उदाहरण लेकर आपको खुद बता रहा हूं क्योंकि ये सारे शब्द पूछे गए और मुझे थोड़ी ना पता है आगे वो कौन सा शब्द पूछेगा। इसलिए तरीका पकड़िए कि चीजों को पकड़ते कैसे हैं। जब देगा कि अन्य के द्वारा शिक्षण हो रहा है समूह में, तो देखिए एक है, दूसरा अन्य पे आधारित शिक्षण है, तो अन्य कहाँ मिल रहे हैं, या दूसरे की जो पर मतलब होता है दूसरा, तो दूसरों पे आधारित शिक्षण, पर शब्द कहाँ मिल रहा, अन्य शब्द कहाँ मिले, उससे जुड़े पर्यायवाची शब्द किस में मिल रहे हैं। जैसे स्मरण मतलब याद करना, याद का पर्यायवाची स्मरण भी है, तो स्मरण किस ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरीके से जब आप पकड़ेंगे तो चीजों को सही तरीके से कर पाएंगे। इसी तरह एक शब्द होता है आपका खंडीकरण। तो देखिए खंडीकरण क्या मतलब होता है? खंडीकरण का मतलब होता है खंड, खंड मतलब होता है जाहिर सी बात है टुकड़ों में, खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ों में बांटना। तो खंडीकरण का मतलब होता है जब किसी चीज को आप टुकड़ों में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। अब इस पे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा रहा, तो खंडीकरण का पहले मतलब समझ लीजिए क्या होता है। खंडीकरण मतलब टुकड़ों में बांटना। जैसे लंबे अंक या शब्दों को टुकड़ों में बांटकर याद करने का तरीका। तो देखिए जब आपको क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, ये ऑप्शन में आपको ढूंढना रहता है। तो जब आप जानते हैं कि इसको टुकड़ों में बांटा जा रहा है, छोटे छोटे पार्ट में बांटा जा रहा है, तो देखिए उससे रिलेटेड शब्द किस ऑप्शन में मिले हैं। खंडीकरण, खंड मतलब टुकड़ों में बांटना, और इसी तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए जैसे होता नहीं कि मोबाइल नंबर हुआ, तो अब इसे याद करने के लिए आप किसी मोबाइल नंबर को आप टुकड़ों में अपने अनुसार बांट लेते हैं, जिससे कि आपको चीजें याद रहे। जैसे हमने बांट लिया कि 8789382970, दो दो के अंक में बांट के हमने क्या कर लिया, इसे याद कर लिया। ऐसे ही जैसे वर्ड मीनिंग होते हैं, एलिफेंट की स्पेलिंग हुई, या फिर बड़े जो वर्ड स्पेलिंग आते हैं इंग्लिश के, तो आप उसको टुकड़ों में क्या करते हैं, याद करते हैं। पहले आधा याद करते हैं फिर उसके बाद आधा, मतलब टुकड़ों में बांट के जब किसी चीज को याद की जाती है तो उसे बोलते हैं खंडीकरण की विधि। तो जब भी किसी चीज को टुकड़ों में बांट के याद करते हैं तो उसे बोला जाता है खंडीकरण। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी तरह अगला शब्द आता है आपका कलन विधि। अब कलन विधि किसे कहते हैं? एल्गोरिदम को बोला जाता है कलन विधि। एल्गोरिदम क्या होता है? जैसे कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसे बोला जाता है एल्गोरिदम। अब प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम शब्द का मतलब क्या? मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी को सब्जी बनाने का तरीका बताने वाले हैं, कोई पूछा कि भाई सब्जी कैसे बनाई जाए, तो आप सब्जी बनाने का तरीका कैसे बताते हैं? ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि सारा सामान खरीद के और डाल दो सब्जी बन जाएगी। आप उसे बताते हैं पहले तेल डालो, तेल के बाद मिर्च डालना, जीरा डालना, जो भी विधि होती है आप स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो कलन का मतलब भी होता है जब किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप बताया जाए तो उसे बोला जाता है एल्गोरिदम या फिर कलन विधि। तो कलन विधि का बताने का मतलब होता है जब प्रश्नों को हल करना हुआ, किसी समस्या को हल करना हुआ, या कोई सवाल ये मैथ के से आप हल करते हैं तो उसमें कई स्टेप्स होते हैं, और जब उस चीज को आप स्टेप बाय स्टेप बताते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? कलन विधि। तो जब किसी चीज को आप स्टेप बाय स्टेप बताते हैं तो उसे बोलते हैं कलन विधि। मतलब कि एक सीधी बात बोल सकते हैं कि लक्ष्य प्राप्त करने की चरण दर चरण विधि। अब देखिए कलन विधि क्या है, ये आपसे ऑप्शन में कई जगह पूछता है। तो क्या कलन विधि सही होता है? तो देखिए कलन विधि सही है, किसी चीज को आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे।
पर यदि लिख के आ जाए औपचारिक कलन विधि, औपचारिक कलन विधि, तो ये ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं, गलत। औपचारिक का मतलब होता है कि आप ये मान लेते हैं कि बस यही कलन विधि सही है और सबको इसी को फॉलो करना चाहिए और कोई दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन मैथ या कोई भी चीज हो उसमें समस्याओं को हल करने के कई तरीके मिलते हैं, तो औपचारिक कलन विधि क्या हो जाता है, गलत। जैसे बोल रहे कि मानकीकृत कलन विधि, मानकीकृत कलन विधि, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। या बोले केवल कलन विधि, केवल कलन विधि का पालन करना चाहिए, औपचारिक कलन विधि का प्रयोग करना चाहिए, मानकीकृत कलन विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये सब क्या हो जाते हैं, गलत। तो इस तरीके के ऑप्शन आएंगे कि टीचर को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये सभी ऑप्शन में आते हैं क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यदि औपचारिक मानकीकृत केवल लिखा है तो वो सारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं, गलत। और कहीं पूछेगा जैसे बच्चों को वैकल्पिक कलन विधि को महत्व देना चाहिए कि नहीं, देखिए वैकल्पिक कलन विधि की यदि बात करें, वैकल्पिक कलन विधि, तो अब वैकल्पिक कलन विधि क्या होती है, देखिए वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट। जैसे आपने कोई एक तरीका बताया, अब बच्चे ने बोला सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, तो वो हो गया बच्चे का वैकल्पिक कलन विधि, एक अल्टरनेट तरीका जिसे बच्चे ने बोला कि सर इसको ऐसे किया जा सकता है कि नहीं। तो पूछेगा तो वैकल्पिक कलन विधि को महत्व दें कि ना दें, उसके ऊपर चर्चा करें कि ना करें, तो जाहिर सी बात है वैकल्पिक कलन विधि के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। जाहिर बात है यदि बच्चा कोई तरीका बता रहा है उसका आप महत्व देंगे, चर्चा करेंगे, उस पर थोड़ी ना उसको डांट के दंड दे के बैठा देंगे। तो वैकल्पिक कलन विधि भी क्या होती है, सही होती है, उसको महत्व देना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। तो इससे कलन विधि को आप नहीं बोल सकते कि सही की गलत है, डिपेंड करता है कलन विधि कैसी है, औपचारिक है, मानकीकृत है, केवल कलन विधि है तो गलत है, लेकिन कहीं वैकल्पिक कलन विधि को महत्व देने की बात की गई है तो वो क्या होती है, सही होती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जैसे एक शब्द आया आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान, अब देखिए अब तोड़िए इससे पहले, प्रक्रिया हो गया, प्रक्रियात्मक से क्या निकला, प्रक्रिया, ज्ञान मतलब नॉलेज। तो देखिए प्रक्रिया का मतलब हो जाता है कि कोई भी कार्य करने का एक तरीका होता है। जैसे यदि 3 अंकों का जोड़ है तो उसका भी एक तरीका होता है कि इस तरीके से जोड़ा जाए। तो किसी भी कार्य करने के जो तरीके होते हैं उसी तरीके को बोला जाता है प्रक्रियात्मक का ज्ञान, कि हर कार्य को करने के कुछ विशिष्ट तरीके होते हैं जिसे प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं। अब जैसे में ले लिया आप, जैसे हो गया 3 अंकों का जोड़ करने का तरीका, 3 अंकों का जोड़ करने का क्या हो गया, तरीका। अब 3 अंकों का कोई जोड़ है, आप बच्चे को बताना ना ये तरीका ऐसे होता है, इसको ऐसे किया जाता है। तो किसी भी कार्य को करने का, चाहे जोड़ना हो, घटाना, कोई भी चीज बनाना हो, तो हर चीज को करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को बोला जाता है प्रक्रियात्मक ज्ञान। आप उसके अल्टरनेट तरीके ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसको करने के कुछ विशिष्ट गुण जरूर होते हैं जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं प्रक्रियात्मक ज्ञान। अब देखिए 3 अंकों का जोड़ क्या है कि 3 प्लस, यदि हम बोल रहे 3 प्लस 1 है, तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि 1 2 3 करो, प्लस, फिर 1 2 3 करो, फिर प्लस, फिर कितना 1। या तो आप ऐसे बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 1 7 आएगा, या तो आप बोल सकते हैं पहले 1 2 3 करो, प्लस 1 2 3 करो, पहले 1 2 3 4 5 6, अब 6 आया, अब 6 में क्या जोड़ेंगे हम, 1 जोड़ेंगे। तो मतलब जोड़ने के कई तरीके होते हैं, चाहे तोड़ के चाहे जोड़ के, लेकिन फाइनली बात है कि उसमें जोड़ने का मेथड यूज किया जाएगा। तो वो जो विशिष्ट तरीका होता है किसी भी कार्य करने का, चाहे उसके कितने भी अल्टरनेट तरीके निकालिए, लेकिन एक कॉमन फैक्टर होगा जो सभी में पाया जाता है, तो उसे बुलाता है प्रक्रियात्मक ज्ञान। या आप नॉर्मल में यह समझिए किसी भी कार्य को करने का एक तरीका जरूर होता है जिसे बोला जाता है प्रक्रियात्मक ज्ञान।
एक और शब्द आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ जाइएगा। एक शब्द आता है संकल्पना मानचित्र। एक शब्द आपका आ जाता है संकल्पना मानचित्र। तो देखिए संकल्पना मानचित्र क्या कहते हैं? संकल्पना शब्द का मतलब होता है, एक शब्द आपका आ जाता है कौन सा? संकल्पना मानचित्र। तो देखिए संकल्पना शब्द का मतलब होता है जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, जो आपका कॉन्सेप्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? संकल्पना, जो आपके कॉन्सेप्ट हुए, सिद्धांत हुए। अब जैसे कि आपने विकास का सिद्धांत पढ़ा, विकास अधिगम का सिद्धांत पढ़ा, आपने अप्रेरणा का सिद्धांत पढ़ा, आपने कई सिद्धांतों को पढ़ा। अब हर सिद्धांत में कुछ न कुछ नियम कानून, कुछ चीजें होते हैं। जैसे आपने व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत पढ़ा, तो संकल्पना मानचित्र कहता है कि सिद्धांतों को आरेख, मतलब कि जो रेखा होते हैं, वृत्त होते हैं, मतलब आकृतियों के द्वारा दर्शाना ही क्या कहलाता है? संकल्पना मानचित्र। अब जैसे देखिए, जैसे हमने लिखा व्यक्तिक विभिन्नता, ये क्या हुआ? हमारा कॉन्सेप्ट। अब व्यक्ति भिन्नता का शिक्षा में उपयोग क्या है, उसमें कुछ पॉइंट आएंगे आपके, दो चार। व्यक्ति विभिन्नता क्या होता है, इसमें दो चार पॉइंट आएंगे। व्यक्ति विभिन्नता को गुण के रूप में लेना चाहिए, एक ये पॉइंट आएगा। व्यक्ति विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए, एक ये पॉइंट आएगा। व्यक्ति विभिन्नता का जो होता है, कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप किसी सिद्धांत को एक डायग्राम के माध्यम से बनाते हैं, एक आकृति और आरेखों का प्रयोग करके, रेखाओं का प्रयोग करके, जब पूरे थ्योरी को आप एक ही पेज में समेट देते हैं, तो उसे बोला है संकल्पना मानचित्र, जिसे आप माइंड मैपिंग भी कहते हैं। और संकल्पना मानचित्र का सबसे फायदेमंद चीज ये है कि आप इसे डायग्राम के माध्यम से बताते हैं, का, की से, ये सारी चीजें हट जाते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपके दिमाग में छप जाता है। तो संकल्पना मानचित्र बहुत ही जरूरी और अच्छी चीज होती है। संकल्पना मानचित्र वो होता है जिसमें संकल्पनाओं को आरेख के माध्यम से दर्शाते हैं। संकल्पनाओं को आरेख के माध्यम से दर्शाते, मतलब आकृतियों के माध्यम से दर्शाते, तो उसे किस में आ जाता है? संकल्पना मानचित्र में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, कौन सही कौन गलत होते हैं, जहां आप कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे मैं बात करूं उदाहरण, बच्चों को उदाहरण में बात की जाए तो मूर्त उदाहरण क्या होगा? अरे लिखा है कि मूर्त उदाहरण दिया जाए तो सही होगा। अरे बच्चों को बोला जाए कि गैर उदाहरण दिए जाए, जैसे लिखा रहेगा उदाहरण तथा गैर उदाहरण का प्रयोग, उदाहरण तथा गैर उदाहरण का प्रयोग, तो ये भी क्या होगा? सही होगा। यदि बच्चों को बोला जाए सतत उदाहरण दिए जाए, ये भी क्या होगा? सही होगा। लेकिन यदि लिखा है बच्चों को असतत उदाहरण दिए जाए, तो ये क्या होता है? गलत। पॉइंट पकड़िएगा। देखिए मूर्त उदाहरण ऐसे उदाहरण दीजिए जो उसको एकदम सामने दिखाई दे, जो उसके जीवन में उसने अच्छी तरीके से देखा है, तो वो क्या होता है? मूर्त उदाहरण। उदाहरण आप जानते हैं जो किताबों में दिया हो। गैर उदाहरण वो जो किताबों में नहीं हो, उसने अपने व्यवहारिक जीवन में देखा, कुत्ता बिल्ली ये चूहे, आप उनसे जोड़ के देते हो, गैर उदाहरण होते हैं जो आप उसके दैनिक जीवन से उतारते हैं। सतत उदाहरण मतलब ऐसे उदाहरण दीजिए जो लगातार आए और एक दूसरे से जुड़े हों। असतत उदाहरण होते हैं जो कि कहीं इस टॉपिक से कहीं उस टॉपिक से वो को रिलेट ही नहीं कर पाता, तो ऐसे उदाहरण नहीं देने चाहिए जिससे वो और ज्यादा कंफ्यूज हो, तो होते हैं असतत उदाहरण। तो असतत उदाहरण क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो ये हो गया उदाहरण के बारे में बात। अब पॉइंट समझिएगा। अगला शब्द मानकीकृत हमेशा गलत होता है। मानकीकृत लिखा है तो हमेशा क्या होता है? गलत। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है प्रासंगिक। प्रासंगिक क्या होता है? सही। या लिखा रहे संदर्भित,
संदर्भित। तो संदर्भित भी क्या होगा? सही। संदर्भ का मतलब होता है कि यदि कोई चीज किसी चीज से जोड़ना, संदर्भित का जो संदर्भ शब्द का मतलब होता है वो जोड़ना। संदर्भ का मतलब क्या होता है? जैसे आपने टॉपिक शुरू किया, टॉपिक शुरू करने पर क्लास में आपको भूमिका बनाते कि आज इस चीज के बारे में जानते हो कि नहीं, इस चीज का, कि बच्चे को और रुचि बढ़ती है, उसके अंदर जिज्ञासा क्यूरियोसिटी बढ़ती है, तो चीजें कहलाती है संदर्भित। जैसे आप बच्चों का बुक उठाएंगे मैथ वगैरह किसी का भी, तो शुरू में दुनिया भर की कहानी देता है ताकि बच्चे उससे जुड़ सके, तो वो होता है संदर्भ, जिससे एक भूमिका बांधी जाती है ताकि बच्चे के अंदर जिज्ञासा हो। तो संदर्भित भी क्या होते हैं? सही होते हैं। प्रासंगिक भी क्या होगा? सही होगा। लेकिन मानकिक यदि चीजें होंगी तो क्या होते हैं? गलत होते हैं। या बात हो जाती है जैसे औपचारिक कलन भी, तो मैंने बता दिया क्या होते हैं? गलत होते हैं। अब जैसे बात की जाए बच्चों को चीजें सरल देनी चाहिए या कठिन देनी चाहिए, तो सरल भी गलत है, कठिन भी क्या है? गलत है। ना चीजें सरल होनी चाहिए ना कठिन, दोनों के बीच में होनी चाहिए। चीजें कैसी होनी चाहिए? लचीली। जैसे बच्चों को यदि आप प्रश्न दे रहे हैं, ना सरल ना कठिन, लचीली। पाठचर्या ना सरल ना कठिन, लचीली। यदि बात किया जाए कि बच्चों के लिए जो आप सिलेबस तैयार करो, ना सरल ना कठिन, कैसी होनी चाहिए? लचीली। बच्चों के लिए आपने परीक्षा तैयार किया, वो ना सरल ना कठिन, वो कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए। तो हर चीज कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए, ना कि सरल ना कि कठिन। अब जैसे पॉइंट ले लिया मैंने अभ्यास एवं ड्रिल, तो ये भी क्या होता है? गलत होता है। बच्चों से अभ्यास करवाना गलत है। अभ्यास का मतलब बच्चों को बहुत सारे प्रश्न देना हल करने के लिए बच्चों का बहुत सारे प्रश्न दे रहे हैं हल करने के लिए, उसी को तो बोलते हैं अभ्यास। अब एक बार में एक झटके में आप ढेर सारे क्वेश्चन दे देंगे, वो भी एक जो बच्चा अभी छोटा सा है, 2-3 में पढ़ रहा है, तो चक्कर खा के गिर जाएगा। इसलिए अभ्यास भी गलत होता है। ड्रिल क्या होता है? एक सरप्राइज टेस्ट, जिसमें आप बच्चे कुछ पता नहीं, आप अगले दिन गए बोले आज सबसे पूछेंगे, तो ड्रिल भी क्या होता है? गलत, जिसमें आप सरप्राइजली उनको सरप्राइज कर देते हैं टेस्ट वगैरह इस चीज से। तो अभ्यास एवं ड्रिल भी क्या होता है? गलत होता है। बच्चों को बहुत सारे प्रश्न देना भी क्या होता है? गलत होता है। तो इन सभी बातों को समझिएगा। सरल भी गलत होता है, कठिन भी गलत होता है। कहीं कहीं देखिए कठिन को एक और शब्द लिखता है, उससे भी समझ लीजिएगा, अनम्य। अनम्य मतलब भी होता है कठोर, जटिल या बहुत ही चीजें कठिन। जैसे आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें, बहुत ही जटिल चीजें पढ़ा दी जो उसको समझने में दिक्कत है, उसे बोलते हैं अनम्य। या कठोर का मतलब भी क्या होता है? अनम्य। अनम्य और कठोर एक ही चीज है, तो ये अनम्य भी क्या होता है? गलत होता है। अनम्य भी क्या होता है? गलत होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। कुछ शब्द और हैं, एक दो, उसे भी समझिए। देखिए अब पढ़ें कि अपसारी चिंतन क्या होता है। सही अपसारी की जगह लिख सकता है समालोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, इसी को लिख सकता है विवेचनात्मक चिंतन, इसी को लिख सकता है अनुरूपक चिंतन, इसी को लिख सकता है सृजनात्मक चिंतन, इसी को लिख सकता है वो रचनात्मक चिंतन। तो देखिए चाहे अपसारी बोले, चाहे समालोचनात्मक, चाहे आलोचनात्मक, चाहे विवेचनात्मक, चाहे सृजनात्मक, चाहे रचनात्मक, या फिर बोले अनुरूपक चिंतन, ये सभी अच्छे चिंतन होते हैं जिसमें बच्चों को सोचने समझने के लिए बहुत ही फ्री माइंड दिया जाता है। ये याद करने पे चीजें आधारित नहीं होती। ये ऐसे चिंतन होते हैं जिसमें बच्चे कई पक्षों और कई पहलुओं पे क्या करते हैं? विचार, जिसमें बच्चा बिल्कुल फ्री होता है, मतलब कि आपका क्या होता है? स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है विचार करने के लिए, जिसके वजह से बच्चा कई पक्षों पे क्या कर पाता है? कई पक्षों पर विचार कर पाता है। और अच्छे समझना, तो एक चिंतन नाम का टॉपिक बना हुआ है, आप उसमें जाएंगे, उसमें चीजों को समझ जाएंगे। और यदि आपको अपसारी चिंतन विकसित करना है तो उसके लिए आपको बच्चों को देना पड़ेगा जो प्रश्न, वो प्रश्न कहलाते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्न
बच्चों को मुक्त अंत वाले प्रश्न दीजिए, उससे बच्चों के अंदर ये सारे चिंतन डेवलप होते हैं। बंद अंत वाले प्रश्न देंगे तो उससे अब सारी चिंतन डेवलप होगा। अब सारी भी गलत होता है, बंद अंत वाले भी देना क्वेश्चन ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। तो आप चिंतन टॉपिक पढ़िएगा, उसके अंदर बिल्कुल डिटेल में मिलेगा। तो ये सारे क्या होते हैं, एक होते हैं। एक बार इसको लिख लीजिएगा। अब उसके बाद जैसे मैंने लिया, एक शब्द आपका आ जाता है संरचनावादी शिक्षण, या लिख देता है रचनावादी शिक्षण, या लिख देता प्रगतिशील शिक्षण, या लिख देता बाल केंद्रित शिक्षण। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, होता है अलग, मान रहा हूं, पर सीटेट के लिए आप बस इतना जानिए, ये सभी शिक्षण वो होते हैं जो अच्छे वाले होते हैं। ये सभी शिक्षण कैसे वाले होते हैं, अच्छे वाले। मतलब एक तरह समझिए ये सभी शिक्षण बाल केंद्रित होते हैं, जिसमें बच्चों के लिए अच्छा किया जाता है, बच्चों के अनुसार सारी चीजें बनाई जाती है। जो आप सीटेट पूछते हैं मारना दंड देना गलत है, तो ये वही शिक्षण है। और कोई भी लिखे तो आप बस ये समझिएगा कि अच्छे शिक्षण की बात करें, उसी के अनुसार टॉपिक चुनेगा। अब जैसे देखिए समालोचनात्मक आलोचनात्मक चिंतन, हल्का हल्का सब में डिफरेंस है, पर आप ये समझ के चलिए एक अच्छे चिंतन की बात कर रहा है, जिसमें कि बच्चा पूरी तरह स्वतंत्र है सोचने और विचार करने के लिए कई पक्षों पे। बस आप उसी के अनुसार चलिए, आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। एक जैसे आपको शब्द देता है अगम्य, अगम्य, अगम्य का मतलब होता है जहां पे एक्सेस ना कर पाए, इनएक्सेसिबल बोलते हैं, जहां पे वो आ जा नहीं सकता। जैसे आपसे ये ऑप्शन बहुत टकराता था पिछली बार वाले में, इसके पहले वाले में ये ऑप्शन कहीं आता था दिव्यांग बालकों के लिए, कि दिव्यांग बालकों के लिए हमें निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। अब उसमें एक ऑप्शन है कि अगम्य इमारती ढांचा, अगम्य इमारती ढांचा। तो क्या ये अगम्य इमारती ढांचा दिव्यांग बालकों के लिए सही होगा कि गलत होगा? तो देखिए इमारती ढांचा मतलब जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, अगम्य है, मतलब वो एक्सेस करने लायक नहीं है, इनएक्सेसिबल है, मतलब कि उसमें बच्चा आसानी से फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर आ जा नहीं सकता है। मतलब इमारती ढांचा ऐसा है जिसमें बच्चा आसानी से आ जा नहीं सकता, नहीं सकता। अगम्य मतलब जिसका एक्सेसिबल नहीं है, बच्चा आसानी से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे आ जा नहीं पा रहा है, एक दिव्यांग बालक है। तो जाहिर बात है जैसे दिव्यांग बालकों को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है, आप देखते हैं कि सीढ़ी बना रहता है, बगल में स्लोप बना रहता है, तो वो अगम्य नहीं होगा। अगम्य इमारती ढांचा वो कहे जाते हैं जहां दिव्यांग बालकों को ध्यान में रख के इमारती ढांचा नहीं बनाए जाते, वो चीजें क्या होती है, अगम्य। तो अगम्य इमारती ढांचा यदि बात किया जाएगा कि दिव्यांग बालकों के लिए, दिव्यांग बालकों के लिए क्या अगम्य इमारती ढांचा सही है? नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है, गलत है। दिव्यांग बालकों के लिए अगम्य इमारती ढांचा गलत, क्योंकि एक दिव्यांग बालक जो आसानी से इधर उधर नहीं जा पाएगा बिल्डिंग स्कूल में, तो उसके काम का फिर स्कूल रहेगा क्या, वो तो सीमित जगह पे रह जाएगा। आपको ऐसा इमारती ढांचा बनाना होगा स्कूल का ताकि वो हर एक कोने में जा सके। तो अगम्य इमारती ढांचा क्या होता है, पूरी तरह गलत होता है। जिसको लिख लीजिएगा। तो अब ऐसे ही एक शब्द आ जाता है आपका लास्ट, हाशिए के समूह के बालक, बालक ऐसे बच्चों की बात हो रही जो हाशिए के समूह पर हैं। हाशिए के समूह का मतलब होता है कि जैसे शिक्षा की पहुंच उनके पास तक नहीं पहुंचे। हाशिए के समूह का मतलब होता है कि शिक्षा से बालक क्या है, दूर है। और हाशिए के समूह में क्या है, बालक शिक्षा से दूर है। देखिए शिक्षा से दूर होने के कई कारण होते हैं। आर्थिक तंगी हो सकती है, परिवारजनों का जागरूकता में कमी हो सकती है शिक्षा के प्रति, या फिर अच्छी शिक्षक व्यवस्था नहीं है, उस इस घर उस मोहल्ले या समाज के लोग शिक्षा को उतना महत्व नहीं देते, कई कारण होते हैं। लेकिन हाशिए के समूह का जो मेन वजह होता है, जो कारण है, वो है सामाजिक वर्तिकाग्र, सामाजिक वर्तिकाग्र। क्या है सामाजिक वर्तिकाग्र? अब सामाजिक वर्तिकाग्र क्या होता है? सामाजिक वर्तिकाग्र का मतलब होता है
समाज द्वारा दूर करना, जैसे कोई एक समुदाय है, जैसे आदिवासी जनजाति है, जो कि बहुत से आदिवासी जनजाति जो जंगलों में रहती है, समाज उसे एक अलग दृष्टिकोण से देखता है, समाज उसे खुद से क्या कर देता है, दूर कर देता है। तो वहां के बच्चों के पास शिक्षा की पहुंच हो ही नहीं पाती, वो समाज से बिल्कुल अलग थलग कटे होते हैं। एक ऐसा समुदाय होता है आदिवासी जनजाति जो जंगलों में निवास करते, बहुत आप पढ़ते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, वो समाज से बिल्कुल कटे होते हैं। समाज देश दुनिया को उसके बारे में बहुत ही कम पता, बहुत कम लोग वहां से कांटेक्ट रखते हैं, उनका समाज से कांटेक्ट ही नहीं है, वो समाज से कटे हुए हैं। तो जिसके वजह से बच्चे क्या वहां के शिक्षा से दूर हैं। तो उन्हीं लोग को बोला जाता है कि वो लोग शिक्षा में हाशिए के समूह पे, मतलब पूरी तरह से इससे क्या है, कटे हुए हैं। बाकी लोग देखिए क्या है कि बाकी जो समाज में लोग रहते हैं उनको पता है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्थिक तंगी या घर परिवार के उतनी जागरूकता न होने के कारण लोग अपने बच्चों को शिक्षा में नहीं भेज पाते। लेकिन एक ऐसा समुदाय जिसको शिक्षा के बारे में पता ही नहीं है, जो बिल्कुल समाज से कटा हुआ है, मतलब कि समाज से क्या है, समाज से अलग थलग है, वो अलग थलग है, मतलब समाज से बिल्कुल कटा हुआ है। तो ऐसे लोग को बोला जाता है सामाजिक वर्तिकाग्र का होना। और जो सामाजिक वर्तिकाग्र में होते हैं, समाज से बिल्कुल कटे हुए थे, वो शिक्षा में बिल्कुल हाशिए के समूह पे आते हैं। मतलब उनको शिक्षा शब्द का मतलब नहीं पता, उसकी जागरूकता नहीं पता। ऐसा नहीं को शिक्षित करना नहीं चाहते, पर उसके बारे में पता है नहीं, स्कूल क्या, शिक्षा क्या, किताबें क्या, उनके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो वो आते हैं सामाजिक वर्तिकाग्र वाले कंडीशन में, जिनको बोला जाता है ऐसे बच्चे क्या होते हैं, हाशिए के समूह पर होते हैं। तो देखिए इस तरीके से बहुत शब्द आते हैं, तो आप समझ गए होंगे कौन से शब्द सही होते हैं, कौन से गलत होते हैं। तो यहाँ पे आपका सीडीपी वाला जो सेक्शन होता है वो कंप्लीट होता है। बहुत से बच्चे एनसीएफ की बात बोले कि सर एनसीएफ भी पढ़ा दीजिए, एनसीएफ। तो देखिए एक बात हमेशा जानिएगा कि एनसीएफ जो बनता है वो ये बताता है कि किसी विषय को कैसे पढ़ाना है, विषय को कैसे पढ़ाएं। एनसीएफ क्या बताता है, विषय को कैसे पढ़ाएं, कौन सी विधि का प्रयोग करें, मूल्यांकन कैसे करें, किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ये बताता है। तो एक चीज हमको बताइए कि आप पढ़ाते हैं बच्चों को गणित, आप पढ़ाते हैं बच्चों को भाषा जिसमें हिंदी इंग्लिश आएगी, आप बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, ईवीएस। तो गणित का एनसीएफ मिलता है, भाषा का एनसीएफ मिलेगा, और ईवीएस का क्या मिलेगा, एनसीएफ। लेकिन आप बच्चों को क्या सीडीपी पढ़ाते हैं, सीडीपी नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए सीडीपी का एनसीएफ नहीं होता है। और जो लिखवा देते हैं सीडीपी में भी एनसीएफ ना, वो गलत होता है। सीडीपी में जो एनसीएफ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, वो इस वाले सेक्शन से उठा के कहाँ डाल दिए जाते हैं, सीडीपी में। तो यदि आप गणित का जब शिक्षण पढ़ेंगे तो उसमें एनसीएफ वगैरह आएंगे। तो यहाँ से आपके सीडीपी वाला लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको लगता है किसी चीज में डाउट है, कुछ और पोर्शन चाहिए, तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा। और यदि आपको इन सभी चीज का शिक्षण भी इसी तरीके से शॉर्ट चाहिए और संपूर्ण चाहिए कि झट से कंप्लीट हो, चीजें समझ में आ जाए, तो उसको भी एक बार बता दीजिए कमेंट में किस चीज का शिक्षण चाहिए, कैसा चाहिए, मैं उसके शिक्षण झट से कंप्लीट करूंगा। मतलब गणित के शिक्षण की बात की जाए तो 8 से 9 लेक्चर, भाषा की बात की जाए तो भी 8 से 9 लेक्चर, ईवीएस तो मुश्किल 2-3 लेक्चर का काम ही है। उसके बाद यदि आपने प्रैक्टिस सेट के में तरीका पकड़ लिया तो समझिए सब क्लियर है। यदि आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, यदि नहीं पढ़े होंगे, यदि आपको चाहिए, कंफ्यूजन है, तो चीज़ों का आप कमेंट कर दीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट पे बिल्कुल उतारू हो जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ये जो आधार लाएगी। सब चीज़ें आप पढ़ चुके, सारे मटेरियल हो गए, सारे चीज़ें हो गए आपके पास, बस उसे अब शार्प करना है, उसमें धार लाना है, तो वो काम आपका प्रैक्टिस सेट ही कर सकता है, जिसमें आप ये सीखते हैं चीज़ें को कैसे पकड़ा जाता है। क्योंकि सीटेट है क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड, ये याद करने पर आधारित है ही नहीं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सबसे बड़ी चीज कमेंट करिएगा, अपनी राय बताइएगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सीडीपी में कोई और टॉपिक या कुछ भी चीजें जिसमें कंफ्यूजन है, आप उसे बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं उसे बिल्कुल लेके आ जाऊंगा अगले दिन। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।